साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, एक बड़ा फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंसर्निंग चीटिंग एंड फॉर्जरी केसेस। कुछ ऐसे पैरामीटर बताए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर आपका गलत प्रोसिक्यूशन अगर होता है चीटिंग प्लस फॉर्जरी के मैटर में, तो आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं, पर वो रेमेडी लेनी कैसे हैं तो हम थ्योरेटिकल भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप शांति से बैठिए। आपके पास केस की फाइल है, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है, पर अपने केस की एक कंपैरेटिव स्टडी भी आपको तैयार करनी है। क्लियर है? ताकि हम जो कंसर्न केस है इसकी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इसकी लाइट में आगे बढ़ सकें और रेमेडी एज पर लॉ जो है ऑब्टेन कर सकें। साथियों, जो ये कंसर्न केस है ये जुड़ा हुआ है HDFC बैंक से। जो कंसर्न बैंक एम्प्लॉयज़ हैं वो हुए थे प्रोसिक्यूट फॉर चीटिंग एंड फॉर्जरी। अल्टीमेटली प्रोसीडिंग जो है क्वैश कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। साथियों, जजमेंट का नाम है शिवा कुमार बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। पिटिशन नंबर है 5815-5816/2023 और जजमेंट का डेट है 23 अप्रैल 2025। साथियों, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि जो कंसर्न अक्यूज पर्सन्स हैं ये ऑफिशियल हैं HDFC बैंक में। एक कंसर्न व्यक्ति इनके पास में आता है, लोन के लिए अप्लाई करता है और उसका लोन सैंक्शन भी हो जाता है। आप सब जानते हैं कि जब भी हम लोन लेते हैं बैंक से, खासकर पर्सनल लोन, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं जोड़ दे रहा हूँ अचल संपत्तियों पे, उसको हमें जो है मॉर्गेज करना होता है और इसको हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन। क्लियर है बात है? तो अल्टीमेटली जो कंसर्न बोरोवर है अगर वो अपना लोन नहीं चुकाता है या लोन का जो पेमेंट है उसमें डिफ़ॉल्ट करता है, EMI टाइम से बैंक को नहीं मिल पाता है, तो जो कंसर्न प्रॉपर्टी है उसको बैंक जो है ऑक्शन कर सकता है और अपना पैसा एक मैक्सिमम हद तक जो है रिकवर कर सकता है। क्लियर हो गया अपने को? तो यहाँ पर जो बोरोवर था उसने डिफ़ॉल्ट किया इन पेमेंट ऑफ EMI। अल्टीमेटली प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट हुई एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ सरफेसिया एक्ट। आप सब जानते हैं कि जब भी लोन अमाउंट में जो है डिफ़ॉल्ट होगा तो ऐसे सिनेरियो के अंदर बैंक जो है इंटीमेशन जारी करेगा। तो जो पहला इंटीमेशन है वो है धारा 13 सब क्लॉज 2 सरफेसिया एक्ट के अंदर। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि चूँकि आपने EMI जो है टाइम पे नहीं दिया, हमने जो है आपको मौके दिए तब भी आपने नहीं दिया, अल्टीमेटली हम आपके कंसर्न ओन अकाउंट को डिक्लेयर करते हैं NPA। अब बैंक को वापस से आप जो है अमाउंट चुका सकते हैं, आपको फिर से दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमको करना पड़ेगा प्रोसीड एज पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 4 एंड सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 ऑफ सरफेसिया एक्ट। जिम्मेदारी जो है आपकी बनेगी, मीन्स जो बोरोवर है उसकी बनेगी। ऐसा नोटिस जो है आपको आएगा। तो वहाँ पर दो नोटिस जो है अपने को आते हैं, एक आता है सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 का, एक आता है सेक्शन 13 सब क्लॉज 4 का। 13(2) जो है पहले आएगा और 13(4) जो है बाद में आएगा। और उसके बाद फिर जो प्रोसीडिंग है सिंबॉलिक पोजीशन की, और उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हैं कि भाई जो पुलिस का जो आदेश जो कंसर्न मजिस्ट्रेट से मिलता है उसके तहत जो है ये प्रोसीडिंग्स करते हैं, जिसके लिए धारा 14 सरफेसिया एक्ट के प्रोटोकॉल जो है लागू होते हैं। पर मजिस्ट्रेट से मेरा मतलब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इट इज़ नॉट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इस बात को जो है आप नोट कर लीजिएगा। साथियों, इस मामले में जब लोन अमाउंट पे नहीं हुआ, अथक प्रयास कर लिए बैंक ने, तो अल्टीमेटली कार्रवाई हुई ऑक्शन की। ये लास्ट रिकोर्स है और ये प्रॉपर्टी जो है फाइनली सेल हो गई कंसर्न कंप्लेनेंट को और उसने जो है अमाउंट पे कर दिया। और जब अमाउंट पे कर दिया तो एक सेल सर्टिफिकेट जो है जारी हुआ। ये सेल सर्टिफिकेट जो है रजिस्टर्ड कराना होता है टू द कंसर्न SR ऑफिस, ताकि संपत्ति के संबंध में पुख्ता मालिकाना हक जो है कंसर्न व्यक्ति विशेष को जो है प्राप्त हो जाए। जब ये SR ऑफिस गए तो इनको मालूम पड़ा कि प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी एक्वायर्ड है बाय तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड। तो इनका कहना ये था कि इनके साथ जो है चीटिंग हो गया, इनका पैसा भी गया, प्रॉपर्टी भी हाथ नहीं लगी और अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिकी हुई थी, ऑलरेडी एक्वायर्ड थी बाय तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड। तो ऐसे सिनेरियो में इन्होंने कंप्लेंट जो है दाखिल करी बिफोर कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट ने इस केस को जो है प्रोसीड करना शुरू किया। इन द मीनवाइल इन्होंने एक फौजदारी केस जो है दाखिल किया। पुलिस ने जो है मामले की जांच करी और अल्टीमेटली जो आरोपी गण थे उनको चार्जशीट कर दिया सेक्शन 197, 417, 467, 468, 420 ऑफ IPC। अल्टीमेटली इस मैटर में जो कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने प्रसंज्ञान ले लिया। इन्होंने जो है क्वेश्चन लगाया हाईकोर्ट में आरोपी गण ने, पर क्वेश्चन भी हार गए। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। 3 इंपॉर्टेंट तर्क जो है इन्होंने रखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इनका कहना यह था कि प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि इसी मामले में कंज्यूमर कंप्लेंट जो है दाखिल करी कंसर्न परिवादी ने, वो कंप्लेंट जो है डिसमिस हो गई है। एज वी नो दैट कि अगर सिविल रेमेडी में आपको उपचार नहीं मिला है और आपके राइट्स जो है कोर्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं करें, तो ऐसे सिनेरियो में सेम फैक्ट पे फौजदारी कार्रवाई जो है गैर कानूनी है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। हालांकि लॉ पॉइंट दोनों तरफ के हैं, सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज़ कैन गो टुगेदर, पर अगर दोनों के फैक्ट सेम है
और सिविल केस जो है कंसेंट फरियादी हार चुका है, तो ऐसे सिनेरियो में क्रिमिनल केस जो है प्रोसीडिंग्स का अब्यूज़ है, इस पर एम्पल जजमेंट है, तो इस पर जो है रिलाई किया गया। दूसरी बात है कि जो सरफेसी कानून है उसका है धारा 32, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द कंसर्न बैंक ऑफिशियल्स एंड द सिक्योर्ड क्रेडिटर उन एक्शंस के लिए जो उन्होंने लिए गुड फेथ के अंदर। तो इनका कहना यह था कि जो भी हमने एक्शंस लिए हैं उसमें हमारा कोई भी जो है गलत इंटेंशन नहीं रहा है, इवन हमने कोई भी पार्टिसिपेशन करा ही नहीं है रिगार्डिंग द ऑक्शन, रिगार्डिंग द हाइपोथिकेशन एंड रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग्स कंसर्निंग विद द सरफेसी। हम तो जो है बाद में अपॉइंट हुए थे, जो हमसे पहले के अफसर हैं वो सारी प्रोसीडिंग कर गए और अल्टीमेटली जो है आरोप हम पे आ गया, और कंसर्न फरियादी ने भी बिना किसी पुख्ता सबूत के, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी कॉरोबोरेटिंग एविडेंस के हमको पार्टी बना दिया, कंज्यूमर केस में भी और फौजदारी केस में भी। तो जहां हमारा स्पेसिफिक रोल नहीं है और जो हमारे प्रीवियस ऑफिसर्स हैं वो काम करके चले गए, हम जो हैं काम कर रहे हैं गुड फेथ में और हम बैंक के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में हम प्रोटेक्शन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आरोपीगण के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया और जो प्रोसीडिंग्स थी इन नेचर ऑफ चीटिंग एंड फॉर्जरी उसको जो है क्वेश्चन करने के ऑर्डर कर दिए। साथियों, जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि अगर आप पे चार्ज है फॉर्जरी का, तो फॉर्जरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपर्ट ओपिनियन फाइल पे क्या है। एक्सपर्ट ओपिनियन अगर फाइल पे नहीं है तो उस बिंदु पर भी आप डिस्चार्ज जो है क्लेम कर सकते हैं, पर एक्सपर्ट ओपिनियन का फाइल पे होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एक्सपर्ट को कोर्ट में आना पड़ेगा और टेस्टिफाई करना पड़ेगा कि फॉर्जरी कैसे हुई है। जिस संबंध में इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केशव बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, जजमेंट है वर्ष 2010 का, आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड फॉर्जरी बेसिक एलिमेंट क्या है कि एक्टिंग डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, जिस कारण आपको रॉन्गफुल गेन हुआ हो, अगले को जो है रॉन्गफुल लॉस हो। अगर इस तरह के अलामत फाइल पे नहीं है तो डेफिनेटली वी कुड हैव अ बेनिफिट। तीसरी बात यह है कि क्या क्या रेमेडी जो है अवेल करी है परिवादी ने। कई बार ऐसा होता है कि वो सिविल रेमेडी जो है अवेल कर लेता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो ये कहता है कि अगर किसी मैटर में सिविल कोर्ट में एडजुडिकेशन होना है और उसी पॉइंट पर जो है फौजदारी कार्रवाई है, जब तक सिविल कोर्ट उस कंसर्न प्रोसीडिंग का निस्तारण नहीं करता है तब तक फौजदारी कार्रवाई अपने आप में ही अब्यूज़ प्रोसेस है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इस तरह के मामले हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं गुड फेथ में और आप बैंक एम्प्लॉई हैं, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो अगर एफआईआर है भी या प्रोसीडिंग दर्ज भी हो गई है तो आप अपना प्रॉपर रिप्लाई सबमिट करो। आप लोग क्या करते हो कि रिप्लाई सबमिट तो करते नहीं हो, जल्दबाजियाँ करते हो और उसके बाद परिणाम जो है आपको भुगतने पड़ जाते हैं। तो जब भी एफआईआर है बिना घबराए अपना रिप्लाई सबमिट करो। अगर आपको वो हैरेस कर रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई आपने जो है बेईमानी करी है या आपने जो है गलत काम किया है, तो उनकी बात सुनने की बजाय आप एंटिसिपेटरी या क्वेश्चन का ऑप्शन जो है अवेल करो। मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि प्रोसीडिंग कभी भी इनिशिएट हो सकती है, पर हमें कॉन्सेप्ट्स के लेना है कि हमने गलत नहीं करा है। इवन हमने कोई भी रॉन्गफुल लॉस नहीं पहुंचाया बैंक को या किसी कंप्लेनेंट को या किसी विक्टिम को, तो ऐसे सिनेरियो में जो फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उसकी लाइट में हम रेमेडी सीक कर सकते हैं। पर रेमेडी सीक करने का मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी करी और जल्दबाजी में जो है पिटिशन दाखिल कर दी रेमेडी मिल जाएगी। जब कोर्ट जाते हैं तो यू हैव टू मेक योर केस मच मोर सिंपलर। इससे सारा खेल जो है ड्राफ्टिंग का है। अगर ड्राफ्टिंग प्रॉपर है तो वहाँ पर दिक्कतें नहीं आएंगी और आप इजीली जो है वर्कआउट कर पाओगे। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो भी एक्शंस हैं कंसर्न फरियादी के पार्ट पर और आपके पार्ट पर, उसका एक प्रॉपर जो है चार्ट बना लें आप कि टाइमलाइन इवेंट्स क्या हैं, कब कब उसने जो है एक्टिविटीज़ करी और उसके साथ क्या क्या नुकसान हुआ, और कब कब आपने एक्टिविटीज़ करी जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह सकते हो कि कोई नुकसान जो है आपने नहीं पहुंचाया। जब तक कंपैरेटिव चार्ट नहीं होगा, प्रॉपर टाइमलाइन नहीं होगा, हम चाहे कितना ही लड़ लें पर प्रॉपर रूप से हम डिफेंड अपने केस को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मैटर दिखते आसान है पर इतना आसान है नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल लॉस किसी को आपने कर दिया बाय द वे ऑफ चीटिंग एंड फॉर्जरी, ऐसा आप पे आरोप है, तो वहाँ पर लेस चांस है, एक्विटल के लेस चांस है क्वेश्चन के। तो ऐसे सिनेरियो में आपको सबसे पहले केस को रिव्यू करना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करने हैं, और जो क्लिंचिंग पॉइंट है उस पर आपको होना चाहिए स्पष्टीकरण। और जो एलिज एक्ट बताया गया है जिसके कॉन्टेक्स्ट पे कहा गया है कि आपने चीटिंग किया है, फॉर्जरी किया है, तो उसका आपसे कनेक्शन किया है। और इसके अलावा आपको रॉन्गफुल गेन क्या हुआ है, अगले को रॉन्गफुल लॉस क्या हुआ है, इन्हीं पैरामीटर पे जो है आपको अपना स्टैंड जो है रेडी करना है ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए और हम इजीली जो है वर्कआउट कर सकें। ध्यान रखिएगा कि जो ये मामले हैं चीटिंग के और फॉर्जरी के, ये टेक्निकल मैटर्स हैं, हालांकि बीएनएस में या आईपीसी में, बट इसके बावजूद भी हमें ये स्टैंड करना होता है कि वी हैव डन नथिंग जिससे हमें रॉन्गफुल गेन हुआ हो, अगले को जो है रॉन्गफुल लॉस हुआ हो। तो इस तरह के पैरामीटर अगर हम रखेंगे, सिस्टमेटिक चलेंगे, तो वहाँ पर हमें इजी रहेगा। अगर हमारा अप्रोच ही हाइपर जेड है, जिगजैग है, तो वहाँ पर केस अच्छा होने के बावजूद भी हम केस को हार जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, इसकी लाइट में कॉन्टेस्ट कीजिए अपने केस को। जल्दी मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।